मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, जिसको कि बहु जीन वंशागति या मात्रात्मक वंशागति या पॉलीजीन मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस आदि के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इसमें दो से अधिक जो जीन होते हैं वो किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये जो जीन होते हैं अन्य जीन या पर्यावरण के प्रभावों के साथ एक व्यक्तिगत जीन के प्रभाव की या विशेषता को प्रकट करते हैं। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है जैसे कि मेंडल ने प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण दो जीन या कारकों के द्वारा किया जाता है। उनके अनुसार जब हम मेंडल के नियम पढ़ रहे थे तो उन्होंने इस प्रकार की विशेषता बताई थी। जो समजात गुणसूत्र एक ही वीजस्थल पर अवस्थित होते हैं, किंतु अध्ययनों के दौरान पाया गया कि कुछ लक्षण दो या दो से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं जो कि विभिन्न वीजस्थलों पर अवस्थित होते हैं। ये जीन बहुजीनी कहलाते हैं। बहुजीनी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है: विभिन्न वीजस्थलों पर पाए जाने वाले जीन के समूह को जो एक ही लक्षण को नियंत्रित करने हेतु क्रियाशील होते हैं बहुजीनी कहलाते हैं। बहुजीनी की वंशागति को बहुजीनी वंशागति कहते हैं। अनेक उदाहरणों से ज्ञात है कि कुछ सामान्य लक्षणों के अभिव्यक्त करने के जाने हेतु अनेक पदों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पद एक विशिष्ट जीन द्वारा उत्पन्न एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रत्येक पद में एक पदार्थ का रूपांतरण दूसरे उत्पाद में हो जाता है। यह उत्पाद अगले पद के लिए पूर्ववर्ती पदार्थ का कार्य करता है। यह जो क्रिया होती है ये तब तक जारी रहती है जब तक कि अंतिम उत्पाद का निर्माण नहीं हो जाता। अतः ये सभी पद जैव रासायनिक अभिक्रिया व जैव संश्लेषी पद का गठन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमको एक विशिष्ट लक्षण चाहिए होता है तो उसमें अनेक पद काम करते हैं, और एक पद दूसरे पद में जब कन्वर्ट होता है तो वो एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है या एक पूर्व पदार्थ की तरह काम करता है। और जब तक हम फाइनल प्रोडक्ट पर नहीं आ जाते या जो हमें चाहिए लक्षण तब तक नहीं आ जाते, उन विभिन्न क्रमों या स्टेप तक ये क्रिया चलती रहती है। और यहाँ पर बहुत सारे जो जीन होते हैं जो कि एक वीजस्थल पर ना होकर विभिन्न वीजस्थल पर उपस्थित होते हैं, वो बहुजीनी वंशागति को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जिसे दो या अधिक अलग अलग जीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यह एक प्रणाली है जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स से भिन्न है। जैसा कि मेंडल कहते थे कि केवल जो दो जीन्स होते हैं या कारक होते हैं उनका लक्षण समजात गुणसूत्र पर एक ही वीजस्थल पर होता है, जबकि यहाँ पर ये थोड़ा विभिन्न जो है रिजल्ट देते हैं। तो एक प्रणाली में जो मेंडेलियन जेनेटिक्स से भिन्न होते हैं, जहाँ एकल जीन के विभिन्न युग्मकों द्वारा मोनोजेनिक लक्षण निर्धारित किए जाते हैं। पॉलीजेनेटिक लक्षण कई संभावित जीनोटाइप की एक श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि अभी बताया, एक प्रिकर्सर होता है, फिर वो दूसरे स्टेप में जाता है, तीसरे चौथे ऐसे करके फाइनल स्टेप तक पहुंचता है, जो विभिन्न जीनों की एक संख्या और उनके बीच बातचीत द्वारा या फिर उनके मध्य किस प्रकार के लक्षण निर्धारित होंगे उसका नियंत्रण किया जाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द्वारा निर्धारित किए गए लक्षण केवल प्रभुत्व या वैराग्य का प्रभाव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डोमिनेंस हो या वहाँ से उसको हटा दिया जाए, एपिस्टेटिस किया जाए, ऐसा नहीं है। मेंडेलियन जेनेटिक्स के रूप में पूर्ण प्रभुत्व का प्रदर्शन नहीं करते हैं जहाँ एक एलील हावी हो दूसरे पर या दूसरे को मास्क किया जाए। इसके बजाय पॉलीजेनिक लक्षण दिखा रहे अधूरे प्रभुत्व इतना फेनोटाइपिक संतानों में दिखाया गया है कि समलक्षणिकों का एक मिश्रण माता पिता में दिखाया गया है। पॉलीजेनिक वंशागति को कई एलीलों के कारण होने वाले प्रभावों से भ्रमित नहीं किया जा सकता। कई एलील के मामले में एक जीन में प्रत्येक क्रोमोसोम के एक ही स्थान पर कई अलग अलग एलील वेरिएंट होते हैं। उदाहरण के लिए अलग अलग एलील जो कि रक्त प्रकार को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि हमारा एबीओ रक्त समूह। यहाँ पर अपने माता पिता से एक निश्चित विशेषता प्राप्त करने वाले संतानों की संभावना को एक पंचक वर्ग का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि वास्तव में एक एकल फिनोटाइप लक्षण के लिए
नियंत्रित किए जाने वाले विभिन्न जीनों की बड़ी संख्या हो सकती है, इसलिए इसे प्रदर्शित करना मुश्किल होता है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों ने कई जो एनिमल्स हैं या कई करेक्टर्स पर अध्ययन किया। एक है ई कोलाई पर अध्ययन किया, गेहूं की जो अस्टिल का रंग होता है उस पर काम किया। तो उन्होंने इस प्रकार के इफ़ेक्ट्स को देखे और बेसिकली जैसे कि मनुष्य की स्किन का कलर, उसकी ऊंचाई, बालों का रंग और भी कुछ इस तरह के लक्षण थे जिसमें कि ये मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस को देखा गया। तो अब मनुष्य की जो ऊंचाई है उसमें बहुत अधिक वैरायटी पाई जाती है और 400 से अधिक जो जीन है वो इस ऊंचाई का नियंत्रण करते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर पर्यावरण, खान पान और काफ़ी जो इस तरह के इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं उनका भी इफेक्ट पड़ता है। ऊंचाई एक बहुसांस्कृतिक विशेषता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि लक्षण पर्यावरण से प्रभावित होने के साथ साथ कई जीनों से भी प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए बढ़ते बच्चे के लिए सामान्य स्वास्थ्य से संबंधी कारक जैसे भोजन तक पहुंच और वह बीमारी के संपर्क में, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो लंबाई है उसको प्रभावित करती हैं। किसी व्यक्ति की अंतिम ऊंचाई को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। हमारे लक्षणों का एक बड़ा हिस्सा बहुक्रियाशील है, इसलिए अक्सर प्रभाव का आकलन करना मुश्किल होता है कि ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो पेयर है माता पिता का, उनकी जो संतान है उनकी हाइट कितनी होगी। तो इसका जो निर्धारण है वो मल्टीपल जीन विकल्प के द्वारा ही होता है। जैसे कि मेंडल ने अध्ययन किया और पाया कि हमारे पास लंबे व छोटे लोगो होने चाहिए, जैसे कि उन्होंने लंबे और बौने पौधों पर काम किया, लेकिन यहाँ कोई मध्यवर्ती ना हो। पॉलीजेनिक वंशागति अभी तक मेंडल के आनुवंशिक अनुपात का एक अपवाद ही है। यदि सभी मनुष्य विशेष को प्रमुख व अप्रभावी युग्मों के साथ सरल जोड़े द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जैसे कि मेंडल के अध्ययन किया गया था, तो हमारे पास लंबे व छोटे लोग ही होते और कोई इस तरह की मीडियम हाइट का नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने आसपास देखते हैं कई वैरायटी की हाइट भी नज़र आती है, कई स्किन टोन भी नज़र आते हैं, कई बालों का जो कलर है, टेक्सचर है, वो भी उसमें भी काफ़ी विभिन्नताएं देखी गई हैं। नेक्स्ट है मानव में त्वचा का रंग। इसको हम अच्छी तरह समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं ये। मानव में जो त्वचा का रंग है वो प्रमुखतः कैपिटल लेटर के ABC के द्वारा देखा गया है। अगर ये तीनों कैपिटल होते हैं तो जो पिगमेंटेशन होता है वो, उनकी जो स्किन का टोन है वो डार्क होता है, क्योंकि उसमें मेलानिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और ये जो मेलानिन होता है इससे स्किन के कलर में डार्कनेस आती है। इन तीनों जीन की पुनरावृत्ति एलील हल्के रंजकता को नियंत्रित करता है। ये जब आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, प्रभावी होते हैं, तो ये जो हल्के रंजक वाले हैं उनको नियंत्रित करते हैं, क्योंकि मेलानिन की कम मात्रा का उत्पादन होता है। अगर ये रिसेसिव कंडीशन में हो तो ये मेलानिन का उत्पादन नहीं कर पाएंगे और ये एल्बिनो टाइप के या सफ़ेद रंग के, गोरे रंग के होंगे। प्रमुख व आवृत्ति शब्दों का उद्धरण चिन्हों में रखा गया है, क्योंकि एलील के ये जोड़े वास्तव में प्रभावी व प्रतिगामी नहीं है, जैसा कि मेंडल के कुछ उदाहरणों में मटर के लक्षणों से पता चलता है। यहाँ ये इसको डिनोट करता हुआ है। यहाँ पर जो पिगमेंटेशन है ये कैपिटल A, ये सब कैपिटल हैं, इसमें C स्मॉल है, इसमें B स्मॉल है, इसमें A स्मॉल है, इसमें B और C दोनों स्मॉल हैं, इसमें A और C दोनों स्मॉल हैं, इसमें C कैपिटल है केवल और इसमें सब स्मॉल है। तो इनको जब क्रॉस कराया गया तो ये इस तरह से इतने स्किन के कलर्स या टोन पता चले। तो जब ये प्रभावी के साथ था तो ये बहुत ही डार्क कलर का टोन, या फिर ऐसा कहा जाए कि यहाँ पे 6 प्रकार के टोन हैं, स्किन टोन है, जिसको कि ये प्रदर्शित कर रहा है। सभी प्रमुख कैपिटल जीन के साथ एक जीनोटाइप में मेलानिन और बहुत गहरे रंग की त्वचा होती है। सभी रिसेसिव छोटे केस, जैसे कि जब वो एक साथ होते हैं तो मेलानिन का बहुत ही हल्के या त्वचा में सबसे हल्के प्रकार के प्रकट होते हैं। प्रत्येक प्रमुख कैपिटल जीन जो रंग दिखाई देता है, जब कैपिटल कलर आ जाता है तो उसमें जो डार्कनेस है वो बढ़ जाती है, लेकिन कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल या फिर कुछ प्रभावी व अप्रभावी आने पर मध्यवर्ती जो त्वचा है उसका रंग प्राप्त होता है। अतः
जो जीनोटाइप में प्रमुख पूंजी जीन की संख्या पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 3 प्रमुख कैपिटल जीन और 3 छोटे रिसेसिव जो हैं जीन वाले जीनोटाइप एक मध्यम मात्रा में मेलानिन व मध्यम त्वचा के रंग को प्रदर्शित करता है। और जीनोटाइप एक मुलेटी की विशेषता होती है। मुलेटी मतलब जिसमें कि प्रभावी व अप्रभावी दोनों के जीनोटाइप उपस्थित हो, उसको मुलेटी कहते हैं। 2 मुलेटी जीन जैसे ये है, इसमें प्रभावी भी है और अप्रभावी भी है, तो 2 मुलेटो जीनोटाइप, ये मुलेटो के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो प्रत्येक माता पिता 8 अलग अलग प्रकार के युग्म पैदा करते हैं। ये युग्म 64 विभिन्न तरीकों से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 7 रंग प्राप्त होते हैं। त्वचा के रंगों का प्रतिनिधित्व बड़े अक्षरों की संख्या में किया जा सकता है, जिसमें 0, जैसे यहाँ हमने उस चित्र में देखा था, 0 से लेकर 6 शामिल हैं। और त्वचा के रंग में त्वचा के 9 रंगों में से कम 4 जोड़ी शामिल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखा था कि यह 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे करके यहाँ पर 6 था। जो छठा नंबर था वो बहुत डार्क था और 5वें थोड़े उससे लाइट। तो ये स्किन के विभिन्न टोन हैं। अभिव्यक्ति में प्रत्येक शब्द जीनोटाइप के बड़े अक्षरों की संख्या के आधार पर एक विशिष्ट त्वचा के रंग या फिनोटाइप के साथ संतानों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए 20 संतानों के जीनोटाइप में 3 कैपिटल अक्षर होते हैं। उदाहरण के लिए जो 20 प्रकार की संतानें हैं उसमें 3 कैपिटल अक्षर होते हैं और उनकी त्वचा का रंग ऐसा होता है जैसा कि बहुत ही गहरे कलर के, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है गहरे कलर के। और जो बिना जो स्मॉल जो दिखाया जा रहा है, अगर वैसा होता है तो ये बहुत हल्के होते हैं, जैसे कि ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाए जा रहे हैं। और ये इनकी जो परसेंटेज है एक ग्राफ के द्वारा दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से वो प्रदर्शित हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में भी हम देखेंगे कि मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो जीन है उनके द्वारा निर्धारित होता है कि व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जो पॉसिबल जीनोटाइप होगा वो ये इस प्रकार होगा, आई ए और आई ए और स्मॉल आई ए। इसी तरह से जो बी होगा उसमें इस प्रकार का जीनोटाइप होगा। ए बी में दोनों प्रकार के, क्योंकि कोडोमिनेंट होते हैं, और ये जो ओ होता है वो अप्रभावी होता है, इसलिए स्मॉल अक्षर के आई से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ एंटीजन किसे कहते हैं और एंटीबॉडी किसे कहते हैं या कहाँ पर कैसे उपस्थित होती है इसके बारे में, जैसे कि अगर हम ए ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो ए ब्लड ग्रुप में जैसे ये आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, इसके बाहर की तरफ ये एंटीजन उपस्थित है और जो प्लाज्मा होते हैं उसके द्वारा बी प्रकार की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि जो आरबीसी है उसके ऊपर उसके चारों तरफ जो बी प्रकार की एंटीजन का फॉर्मेशन होता है और प्लाज्मा के द्वारा ये ए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप की। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, यहाँ इसकी आरबीसी पर ए और बी दोनों प्रकार की जो एंटीजन होते हैं वो उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कोई प्लाज्मा में किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं हैं। और इसी प्रकार से ओ ग्रुप में यहाँ पर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है इसकी लाल रक्त कणिकाओं में, लेकिन एंटीबॉडी दोनों ही हैं, ए और बी। ये एक और चीज़ है जिसमें बताया जा रहा है डायग्राम, इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड सिस्टम इन ह्यूमन। जब आई ए क्रॉस करके प्राप्त होता है इस प्रकार का जीनोटाइप तो वो ब्लड ग्रुप होता है ए, ये और जब ए बी दोनों साथ आते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर एक रिसेसिव के साथ भी ए आता है तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा। जब दोनों एक साथ आएंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी ही होगा, ये बी ब्लड ग्रुप, ये भी बी, ये ए ब्लड ग्रुप बी और ये ओ ब्लड ग्रुप। इसी तरह से यहाँ किस प्रकार के वो बनते हैं, जैसे मदर का ये ब्लड ग्रुप है, फादर का ये ब्लड ग्रुप है, तो इनके जो जीनोटाइप होंगे वो क्या होंगे और ब्लड उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे कि ये मदर और फादर है, इनका ए बी ए है,
तो ए ब्लड ग्रुप होगा इनके ऑफस्प्रिंग का। ये इस तरह से प्रदर्शित हो रहा है। एबीओ जीन जो होते हैं ऑटोसोमल होते हैं और इनके जो जीन होते हैं एक जो क्रोमोसोम होता है 9 नंबर का उस पर लोकेटेड होते हैं। ए एंड बी जो ब्लड ग्रुप दोनों होते हैं, ए और बी ब्लड ग्रुप एक दूसरे पे डोमिनेंट होते हैं, इसलिए दोनों साथ में रहकर ए बी ब्लड ग्रुप बनाते हैं। दोनों के दोनों को डोमिनेंट होते हैं। ईच पर्सन हैज़ 2 कॉपीज ऑफ जीन कोडिंग फॉर देयर एबीओ ब्लड ग्रुप। वन मटेरियल एक तो माता से आता है और एक पिता से आता है, इसलिए वो 2 कॉपीज़ में होते हैं। ए और बी टोटल ब्लड जो होते हैं वो ये दोनों डोमिनेंट होते हैं और अपना दोनों जो है कैरेक्टर शो करते हैं। ब्लड टाइप ओ इज़ रिसेसिव, जो ओ है वो रिसेसिव है और रिसेसिव कैरेक्टर्स हमेशा छुपा रहता है। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आता है तभी ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये वापस एक और एबीओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होंगे और एंटीबॉडी क्या होंगे और इनको किन से ब्लड लिया जा सकता है, किन को ब्लड दिया जा सकता है। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, किन से रिसीव किया जा सकता है और किन को ब्लड दिया जा सकता है। जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप केवल ए बी वालों को ही दे सकते हैं और इन सब से ले सकते हैं। ए वाला ए और बी से को दे सकता है, जबकि ले सकता है ए और ओ से। इसी तरह से बी और ए बी को दे सकता है, लेकिन बी और ओ से ले सकता है। और ओ ए बी और ओ इन सब को ब्लड दे सकता है और केवल ओ से ही ब्लड वापस अपने ले सकते हैं ऐसे ह्यूमन बीइंग। यहाँ एक एंटीजन की फॉर्मेशन बताई गई है। जो बी एंटीजन है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। इस पे यहाँ पे ग्लैक्टोज नज़र आता है और ए एंटीजन में यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लैक्टोज एमीन बताया गया है। बाकी ए और बी जो एंटीजन है वो बिल्कुल सेम है। ये आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, वहाँ पर उपस्थित होते हैं। थैंक यू।